हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम का सेक्शन 7 से लगाकर सेक्शन 9 तक देखेंगे। सेक्शन 7 है हमारी अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति। क्या दिया गया है सेक्शन 7 में? अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है? संपत्ति का अंतरण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो सक्षम हो, जो सक्षम हो, संपत्ति का हकदार हो, संपत्ति अंतरण हेतु वैध रूप से प्राधिकृत हो। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हो। कौन कर सकता है संपत्ति का अंतरण? जो सक्षम हो, संपत्ति का हकदार हो और संपत्ति अंतरण हेतु वैध रूप से प्राधिकृत हो। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पष्ट किया गया है सक्षम कौन है। कौन है सक्षम? वह वैश्यक हो जो व्यवस्थित हो और विधि द्वारा अंतरण से निहित न हो। विधि द्वारा अंतरण से निहित न हो। सक्षम कौन होगा? जो वैश्यक है, व्यवस्थित है और विधि द्वारा अंतरण से निहित न हो। ठीक है। संपत्ति अंतरण हमारा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो सक्षम हो, संपत्ति का हकदार हो और संपत्ति अंतरण हेतु वैध रूप से प्राधिकृत हो। ठीक है। एक केस दिया गया है यहाँ पर, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदोष। ये हमारा 1903 का केस है। यहाँ पर हमारा आवश्यक सुविधा करने हेतु सक्षम नहीं होता, आवश्यक सुविधा करने हेतु सक्षम नहीं होता है। ठीक है। अंतरण हमें किसी हित का पूर्ण या आंशिक अंतरण हो सकता है, किसी भी हित का पूर्ण या आंशिक अंतरण हो सकता है। ठीक है। अंतरण सशर्त या समाश्रित भी हो सकता है। अंतरण सशर्त और समाश्रित भी हो सकेगा। ठीक है। सशर्त अंतरण हो सकता है, परंतु शर्त, जो शर्त दी गई है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार वैध होनी चाहिए। सशर्त अंतरण हो सकता है परंतु हमारी शर्त कैसी होनी चाहिए? वैध होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है हमारा धारा 7 में दिया गया है कौन अंतरण करने के लिए कौन सक्षम व्यक्ति है। और फिर धारा 6 में क्या दिया गया है हमारा? क्या अंतरित किया जा सकेगा, क्या अंतरित किया जा सकेगा। धारा 6 में क्या दिया गया है? क्या अंतरित किया जा सकेगा। ठीक है। अंतरित होने के लिए संपत्ति की प्रकृति अंतरण योग्य होनी आवश्यक है, अंतरण योग्य होनी आवश्यक है। ठीक है। धारा 6 के अनुसार समस्त चल और अचल संपत्ति, समस्त चल और अचल संपत्ति अंतरणीय की प्रकृति की होती है। चल और अचल संपत्ति की का भी अंतरण हो सकता है, सभी का अंतरण संभव है। ठीक है। धारा 6 में दिया गया है वे संपत्तियां जिनका अंतरण नहीं हो सकता, यह हमारी धारा 6 में स्पष्ट की गई है। धारा 6 में हमारा वो संपत्ति दी गई है जो हमारी अंतरण नहीं किया जा सकता, जिनको हम अंतरित नहीं कर सकते हैं। धारा 6 में हमारी 10 प्रकार की संपत्तियां दी गई हैं जो अंतरित नहीं हो सकती हैं। देखते हैं कौन कौन सी संपत्ति है वो। फर्स्ट हमारी उत्तराधिकार की संभावना मात्र का अंतरण नहीं हो सकता, उत्तराधिकार हमारा अंतरित नहीं हो सकता। फिर संपत्ति उत्तराधिकार से मिलने की संभावना, ये भी हमारी अंतरित नहीं हो सकती। ठीक है। संपत्ति वसीयत में प्राप्त करने की संभावना, संपत्ति वसीयत में प्राप्त करने की संभावना, ये भी हमारी अंतरित नहीं हो सकती। अन्य किसी प्रकार की संभावना, किसी का भी अंतरण संभव नहीं है। ठीक है। फिर आती है हमारी धारा 43 में अंतरण किया जा सकता है मात्र संभावना का नहीं। धारा 43 में हमारी संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता, वह कपटपूर्ण या भूलवश अंतरण किया जाता है, कपटपूर्ण या भूलवश अंतरण किया जा सकता है। ठीक है। धारा 43 में दिया गया है। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र अंतरित नहीं हो सकता। प्रवेश का जो अधिकार है वो हमारा अंतरित नहीं हो सकता। जैसे तात्पर्य कब्जे की पुनः प्राप्ति नहीं, सिवाय भूस्वामी के। किसके? सिवाय भूस्वामी के। ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट पे सुखाचार। सुखाचार को हम अंतरित नहीं कर सकते। सुखाचार की जो प्रकृति है संपत्ति में पूर्ण
से संलग्न रहने की है, अतः अधिष्ठायी स्थल से परतक सुखाचार का अंतरण संभव नहीं है। जो हमारे सुखाचार है उनका अंतरण भी संभव नहीं है। जैसे हमारा प्रकाश, कमरे में प्रकाश आने का, वायु आने का, आने जाने का अधिकार, इनको हम अंतरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर 4 पॉइंट आता है हमारा, ऐसा हित जो केवल उस व्यक्ति तक निर्बंधक है, अर्थात कोई आर्थिक हित व्यक्तिगत योग्यता पर प्राप्त है। जो हमारी अपनी, जैसे हमारी पढ़ाई से रिलेटेड कोई योग्यता है, इसको भी आमंत्रित नहीं कर सकते किसी को। ठीक है। फिर आता है हमारा भावी भरण पोषण का अधिकार, ये भी हमारा अंतरण योग्य नहीं है। भावी भरण पोषण का अधिकार अंतरण योग्य नहीं है 1929 से। ठीक है। वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरण योग्य नहीं है, वाद लाने का अधिकार भी हमारा अंतरण योग्य नहीं है। संपूर्ण शरण के साथ अंतरण संभव है, केवल वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं हो सकता। ठीक है। 7 पॉइंट आता है हमारा, लोकपद का अंतरण संभव नहीं होता। लोकपद का अंतरण संभव नहीं होता जो हमें हमारी योग्यता के आधार पर प्राप्त हुआ है। जैसे डीएम का पद किसी को अंतरित नहीं हो सकता। जज का पद जो हमारी योग्यता से हमें प्राप्त हुआ है, वो हम किसी को अंतरित नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आता है हमारा वर्तिकाओं या पेंशन का अंतरण। हम अपनी किसी को पेंशन वर्तिकाएं अंतरित नहीं कर सकते, जिसमें राजनीतिक पेंशन भी शामिल है। ठीक है। ये भी हमारी अंतरित नहीं हो सकती। फिर आते हैं हमारी कुछ वस्तुओं का अंतरण नहीं, जैसे जिनकी प्रकृति अंतरण के विरुद्ध हो, जैसे वायु, प्रकाश, अंतरिक्ष, इनकी हमारी प्रकृति अंतरण के विरुद्ध है, इनका भी हम अंतरण नहीं कर सकते। जिनका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो, उनका भी हम अंतरण नहीं कर सकते। उद्देश्य और प्रतिफल विरुद्ध हमारा सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। ठीक है। फिर आते हैं हमारी विधि विरुद्ध, विधि के उपबंधों को विफल करने वाला, लोक नीति के विरुद्ध, अनैतिक, शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला, कपटपूर्ण, ये हमारे जो हो उनका अंतरण नहीं हो सकता। अब आता है पॉइंट 10, भूस्वामी, भू राजस्व आदि का भार, ये भी हमारा अंतरित नहीं हो सकता। जैसे पट्टा निर्बंधित है। ठीक है। ये सब हमारे धारा 6 में दिया गया है कि क्या अंतरित किया जा सकेगा, लेकिन इसमें 10 पॉइंट दिए गए हैं जो हमारे अंतरित नहीं किए जा सकते। ठीक है। ये हमारी नेगेटिव फॉर्म में डेफिनेशन दी गई है। फिर आती है हमारी धारा 8। धारा 8 है संपत्ति को अंतरण का प्रभाव। क्या है धारा 8? संपत्ति को अंतरण का प्रभाव। अभिव्यक्त संविदा नहीं है तब प्रभाव होगा। जैसे हमारी भूमि है, भूमि के साथ हमारे सभी लाभ, सभी भाटक एवं जो भूगत चीजें हैं वो सब हमारी अंतरित हो जाएगी। मशीन के साथ उसके समस्त कल पुर्जे। ठीक है। घर के साथ सुखाचार, ताले, चाबी, खिड़की, दरवाजे आदि, इनको हम अलग करके थोड़ा ही देंगे कि घर दे दिया है हमने और चाबी, ताले, खिड़की सब उनके उखाड़ ले, ये थोड़ा ही ना होता है। ऋण के साथ हमारी उसकी प्रतिभूतियाँ जाएंगी। क्या जाएंगी? प्रतिभूतियाँ जाएंगी। धन के साथ ब्याज के साथ चली जाएंगी। ठीक है। धारा 8 में दी गई है हमारी संपत्ति को अंतरण का प्रभाव। यदि हम कोई संपत्ति अंतरित करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भूमि के साथ हमारे सभी लाभ जाएंगे, भाटक, भूगत चीजें जो भी हैं वो सब जाएंगे। मशीन के साथ हमारे समस्त कलपुर्जे जाएंगे। घर के साथ हमारे सुखाचार, ताले, चाबी, खिड़की, दरवाजे सभी चले जाएंगे। ठीक है। ऋण के साथ हमारी जो प्रतिभूतियाँ होगी वो जाएंगी। फिर धन आता है, धन के साथ ब्याज, ये सब उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है। फिर आती है हमारी सेक्शन 9। सेक्शन 9 बताती है हमारी अंतरण की रीति। क्या बताती है? अंतरण की रीति। अंतरण कैसे होगा? जब तक विधि द्वारा अपेक्षित न हो, अंतरण मौखिक या लिखित हो सकता है। कैसा हो सकता है? मौखिक या फिर कैसा हो सकता है? लिखित। मौखिक हो सकता है या फिर लिखित हो सकता है। ठीक है। धारा 9 हमारी संपत्ति के अंतरण की रीति बताती है। सामान्यतः विधि द्वारा अपेक्षित न हो तो संपत्ति का दान लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार से किया जा सकता है।
किस प्रकार से किया जा सकता है, चाहे लिखित या फिर मौखिक, किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में लिखित रूप से अपेक्षित है। इन धाराओं में हमारा लिखित रूप से ही अंतरण होगा। धारा कौन कौन सी है वो, धारा 54 का क्लोज 2 क्लोज 3, इनमें हमारा लिखित रूप में ही अंतरण होगा। धारा 59, धारा 107, धारा 108 विक्रय वाले उपबंध, ये इनमें सब हमारा लिखित रूप से ही अंतरण होगा। धारा 121 में दान है। धारा 130 अनुयोज्य दावे, यहाँ पर हमारा अंतरण जो होगा वो सब लिखित रूप में होगा। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।